हेलो डीकेटी व्यूअर्स, मैं सुजीत हूँ और मैं महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के रहने वाला हूँ और मैं अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी का छात्र हूँ। और मैंने मेरा बीटेक 2016 में महाराष्ट्र स्थित राहुल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और 2018 में महाराष्ट्र स्थित बाला साहब सावंत कोकण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने मेरा एमटेक फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कंप्लीट किया है। और मैं अभी यहाँ पे पीएचडी का छात्र हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीज़न के अंदर। और मैं आपको एग्रीकल्चर IRI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएचडी करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेबस होता है और यहाँ का फैसिलिटीज़ क्या है और IRI ही क्यों चूज़ करना है, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 2019 और 2020 तक खुद का एक पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, जिसके अंदर पीएचडी एंट्रेंस का वेटेज था 80% और 10% वेटेज था इंटरव्यू के ऊपर और 10% बीटेक और एमटेक के परसेंटेज के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनता था। और जो 80% पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था उसके अंदर आपको 3 सेक्शंस होते थे। सेक्शन ए के अंदर आपको MCQ टाइप जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस होते थे, वो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए होते थे। सेक्शन बी के अंदर आपका जो भी डिवीजन्स है, जैसे कि फार्म मशीनरी हो, जैसा कि प्रोसेस इंजीनियरिंग हो, जैसा कि वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे जितना भी है 26 एग्रीकल्चर डिवीजन्स है, वो डिवीज़न के अंदर से आपको 100 क्वेश्चंस 100 MCQs 100 मार्क्स के लिए होते थे। और वही क्वेश्चन पेपर में पार्ट सी होता था और पार्ट सी के अंदर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखने पड़ते थे। 5 क्वेश्चंस होते थे, 6 क्वेश्चंस होते थे, 5 मार्क के लिए एक ऐसे 30 मार्क्स होते थे और टोटल मार्क्स 160 मार्क में से आपका रैंकिंग निकलता था और वही रैंक के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए अलॉटमेंट किया जाता था पीजी स्कूल IRI द्वारा। और इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट IRI वेबसाइट पे पब्लिश होकर आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे बुलाया जाता था। बट ये प्रोसेस अभी 2000 ये साल के लिए चेंज हुआ है और अभी IRI और जो भी डीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है भारत के अंदर, वो सबके लिए 2020 एग्ज़ाम के द्वारा पूरा पीएचडी के सीटें अलॉट होने वाले हैं। और वो SRF 2020 एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है। फ़िलहाल अभी उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट 30 जून तक बढ़ाया दिया है और एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, वो भी एग्ज़ाम डेट जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। तो मैं अभी ICAR SRF 2020 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, MCQ ओरिएंटेड होता है। 3 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। उसके अंदर 2 सेक्शंस होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको जनरल एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी के अंदर आपको आपका डिवीज़न जो भी है, जो आप एमटेक में जो डिवीज़न था, जैसे कि फार्म मशीनरी हो, जैसे कि वाटर प्रोसेस इंजीनियर, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो, वेजिटेबल साइंस हो, फ्लोरिकल्चर, जो भी आपका डिवीज़न है आपके डिवीज़न से 180 क्वेश्चंस आएंगे। और 180 क्वेश्चंस और ये 20 जनरल एग्रीकल्चर साथ 200 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड is equal to that 800 marks, but there is one provisions for every 1 negative questions will carry point 1/3 negative marking systems, and based on that scores, National Testing Agency will publish your result and overall India ranks accordingly. ICAR gave one notifications on their web portal to fill the online counseling for PhD admission process overall India in state agriculture university 25% seats, and for deemed agriculture universities 100% seats. Filling that application forms, you should have to pay 2000 rupees as application charges fee. If you are get selected, no problem, your money is served, and if you are not get selected, means your money will be transferred credited against by the ICAR. और मैं इसके बाद मैं टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। और जो भी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश चले गए तो आपको वहाँ पे जो आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो अच्छा है। आसाम के अंदर आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट है। बिहार के अंदर जो
पूसा जो पुराना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अच्छा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के अंदर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर वाला यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। फिर कर्नाटका में रायचूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छा है। केरला के अंदर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर के अंदर जो सब कैंपस है, कॉलेज ऑफ केलप्पाजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तवनूर डिस्ट्रिक्ट मलप्पुरम, वो अच्छा है। और फिर मध्य प्रदेश में जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छा है। महाराष्ट्र में दापोली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब के अंदर लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान में उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु में TNU कोयम्बतूर वो यूनिवर्सिटी अच्छा है। तेलंगाना में प्रोफेसर NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छा है। उत्तराखंड में GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड ओवरऑल एग्रीकल्चर साइंस के लिए अच्छा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर PhD करने के क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या आपके लिए क्या आगे स्कोप है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप एक तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ASRB बोलते हैं, उससे अंदर आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। फॉरेन के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी हो, नेब्रास्का स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कैलिफोर्निया स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, कॉर्नेल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं या कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बायोडाटा स्ट्रॉन्ग हो के आपको आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में आपको काम करने के जो है संधि उपलब्ध हो सकती है। और उसके बाद जो प्राइवेट कंपनीज़ है जैसे कि ट्रैक्टर्स के अंदर है या इक्विपमेंट के अंदर है, इरिगेशंस के अंदर है, जितना भी प्राइवेट एग्रीकल्चर मशीनरीज़ के रिलेटेड जितना यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है और R&D सेंटर में भी आपको काम करने का मौका मिलता है। और फिर जो ट्रैक्टर टेस्टिंग के लिए जो बुधनी स्थित और जो हमारे इंडिया के अंदर 4 फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स है और RKVY 2018 स्कीम के अंदर जितना भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का सेंटर्स ओपन हुए हैं। हर एक सेंटर्स में टेस्टिंग इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है और आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सिविल सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप PhD करते हैं तो आप ग्राउंड लेवल से आए हैं और ग्राउंड लेवल से आते हैं तो आपका बेस पक्का एकदम मजबूत होता है, तो आपको सब्जेक्ट बहुत आसान होता है। इसके बाद मैं फेलोशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपका अगर यहाँ पे सिलेक्शंस होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ICAR SRF 2020 के अंदर एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपका सिलेक्शंस होता है तो आपको पर मंथ 31,000 फेलोशिप मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए आपको 35,000 पर मंथ फेलोशिप मिलता है। प्लस आपको 20,000 पर ईयर कंटीजेंसी अमाउंट मिलता है जो कि आप किताबें ले सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले सकते हैं, एजुकेशनल आइटम्स ले सकते हैं। उसके अंदर वो कंटीजेंसी अमाउंट 20,000 पर ईयर मिलता है और 31,000 फर्स्ट ईयर के लिए फेलोशिप है और 35,000 सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए फेलोशिप्स है। और हॉस्टल चार्जेस अगर माने गए तो हॉस्टल चार्जेस ज़्यादा है नहीं, जैसा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हॉस्टल चार्जेस में भी अराउंड 2,000 पर ट्राइमेस्टर एंड 2,000 वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आपसे लिया जाता है, वो कि बहुत ज़्यादा है नहीं है। और हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल फैसिलिटी है, स्टूडेंट्स के लिए अलग, बॉयज़ स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल फैसिलिटी है। गर्ल्स के लिए सरस्वती, वर्षा, सिंधु ये हॉस्टल्स है और बॉयज़ के लिए हेमंत, वसंत, शशिर, शरद, कावेरी ये हॉस्टल्स हैं। आपको मेस फैसिलिटी भी आपका स्टेट के हिसाब से मिलता है, जैसे कि हाँ कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र से तो उसको हिंद मेस में एडमिशन मिलता है, कोई स्टूडेंट साउथ इंडिया से उसको साउथ इंडियन मेस मिलता है, अगर कोई स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट से है तो उसको नॉर्थ ईस्ट का मेस में ज्वाइन करने के लिए चांसेस है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत स्पिरिचुअल है, कोई वो नॉनवेज नहीं खाता है, तो उसके लिए सरस्वती मेस है, वो सरस्वती मेस ज्वाइन कर सकता है। हर एक चीज़ का लिबर्टी होता है यहाँ पे, आपको कोई करने की ज़रूरत है नहीं, बस आप अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम्स है नहीं, डिफ़िकल्टीज़ है नहीं। मैं अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे कल्चरल, एजुकेशनल, फिजिकल एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़
स्टूडेंट इंटरेस्ट के हिसाब से रेगुलरली चालू रहता है। एससीए का अंदर का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो कि स्वामीनाथन लाइब्रेरी नाम से अभी उसका नाम चेंज हुआ है, वो एससीए का सबसे बड़ा लाइब्रेरी सेंटर है। वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ओपन होता है स्टूडेंट के लिए। फिर स्टडी सेंटर से हर एक हॉस्टल के अंदर स्टडी सेंटर से वो 24/7 ओपन होता है। और हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग सेपरेट कमरा मिलता है। वो कमरे के अंदर वो खुद भी पढ़ सकता है, चाहे नहीं हो सकता तो स्टडी सेंटर में जाके चाहे रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, जब चाहे वो तब पढ़ सकता है। डिस्टर्बेंसेस कुछ है नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक IRI PJSSU होता है, वो स्टूडेंट का हर एक प्रॉब्लम IRI फैकल्टी से मैंने डील करता है। उसका भी हर एक साल के लिए इलेक्शंस होता है। और मैं डेली शेड्यूल के बारे में बात करना चाहता हूँ। और डेली शेड्यूल तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट IRI में UPSC का स्टडी प्रिपरेशंस करता है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हम लोग सुबह जब जाते हैं पढ़ाई के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक, मतलब करीब दिन का 20 घंटा तो स्टडी सेंटर्स में या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अगर आपका क्लासेस है तो सुबह 4 बजे से लेकर हम 8 बजे तक पढ़ते हैं। फिर 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर क्लासेस है तो क्लासेस अटेंड करने के लिए जाते हैं। क्लासेस नहीं है तो हमारा स्टडी सेंटर हो या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते हो। फिर दोपहर में 1 बजे खाने के लिए छुट्टी होता है 1 से 2 बजे तक। फिर खाना खाने के बाद अगर क्लासेस है तो क्लासेस के लिए जाना है। प्रैक्टिकल क्लासेस होता है दोपहर आफ्टरनून सेक्शन में। अगर क्लासेस नहीं है तो फिर स्टडी सेंटर में जाकर पढ़ना है। रात को फिर कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट फैकल्टी में जाता है, कोई ग्राउंड पे जाता है प्लेइंग के लिए, कोई जिम खाना में जाता है, कोई स्विमिंग के लिए जाता है, कोई कुछ काम की वजह से डेली कैंपस से बाहर भी जा सकते हैं अगर आपको जाना ज़रूरत है तो। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ते समय कुछ चाहिए, चाय पीना है, तो आप नज़दीकी कैंटीन से उपलब्ध होता है, आप वहाँ पे चाय पी के अपना कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं फिर से एक बार। तो ये बाकी आपको पूरा तरह से लिबर्टी होता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है। रात का डिनर होता है 8 बजे से 9 बजे तक। फिर खाना खाने के बाद कुछ स्टूडेंट अपना रिसर्च का काम है, कोई थीसिस का काम है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिशिंग का काम है, वो काम करता है। अगर कुछ स्टूडेंट UPSC प्रिपरेशंस करता है तो खुद प्रिपरेशंस करता है, चाहे रात का 1 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, जितना बजे टाइम चाहे उतना बजे तक करता है। अगर फिर रात में कुछ भूख लगे, कुछ खाना खाना है, तो यहाँ नज़दीकी IRI कैंपस के बाहर 24/7 से एक शॉप्स है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। कितना मतलब ऐसा नहीं टाइम का आपको पास बाउंड नहीं है, इतना टाइम हुआ है आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। आप जब चाहे वो तब जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। बट सिर्फ आपको इतना ही है कि एडमिशन लेने के लिए जो पढ़ाई करना है वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना है। एक बार आपने IRI के अंदर एंट्री कर लिया तो आपके लिए कोई बाकी का मान लीजिए कि आगे 5 साल का आपको कोई तकलीफ़ है नहीं। और 5 साल के लिए अगर आप M.Tech जब B.Tech होता है और B.Tech के बाद अगर आप M.Tech के लिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो M.Tech में भी आपका फेलोशिप होता है, जैसे कि कुछ 12,000 पर मंथ और 10,000 पर ईयर कंटीजेंसी अमाउंट होता है, और वो 2 साल होता है। फिर आप PhD के एडमिशन के लिए आपको बहुत फिर आसानी होती है। फिर आप 3 साल आगे और आपको मिल सकते हैं M.Tech के बाद। और चाहे अगर आप M.Tech के बाद अगर आपको जॉब करना है और आप यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल में जाके आप अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। और प्लेसमेंट के थ्रू जैसे टाफे हो, महिंद्रा हो, एस्कॉर्ट्स हो, जॉन डियर ग्रीन हो, EPC महिंद्रा हो, जो भी कंपनीज़ है वो कंपनीज़ बुलाते हैं, वो जा सकते हैं आप। नहीं तो आप कुछ एग्ज़ाम दे के भी, जैसे कि KVK के अंदर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट असिस्टेंट्स है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए जो ASRB का पोस्ट होता है वो उसके अंदर आप जा सकते हैं। और नहीं जाना है तो आप आगे PhD के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल होता है। और मेरा ऐसा मानना है अगर आपने IRI में M.Tech का एडमिशन ले लिया तो आपको PhD का एडमिशन लेने में बहुत आसानी होती है। बस इतना ही ध्यान रखें, क्योंकि ये कॉलेजेस जो है, ये जो एग्ज़ाम्स पैटर्न्स है, ये इंडिया के अंदर जितना भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसके प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये अलो नहीं करता है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को अलो करता है। जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर अभी M.Tech के लिए B.Tech का कॉलेजेस B.Tech कॉलेजेस अभी 20 कॉलेजेस है। ये 20 कॉलेज के स्टूडेंट को अलो नहीं करता है। सिर्फ महाराष्ट्र में 4 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का जो भी स्ट्रेंथ है, एक कॉलेज का 64 स्ट्रेंथ है, 64 यानी 4,
मल्टीप्लाइड बाय 4 जितना भी स्टूडेंट होता है वो ही एलिजिबल होता है। और महाराष्ट्र एक ही स्टेट से अंदर से ज़्यादा 1 या 2 स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। तो बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट है, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एडमिशन मिलता नहीं है। और चाहे उनके लिए गेट के थ्रू आईआईटी भी ऑप्शंस है। आईआईटी में के अंदर भी ज़्यादा कुछ सीटें होता नहीं, 2-3 सीटें होता है। और बाकी अगर आप आईआरआई में आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो आपका तो फिर लाइफ ही यहाँ पे दिल्ली में है। दिल्ली का पूरा 24/7 आप यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ है, आपको रहने के लिए रूम मिलता है अलग, आपको गाइडेंस मिलता है, सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फैकल्टी क्लब्स होता है। और आप एमटेक का रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रिसर्च के बाद आप अगर चाहें तो पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एमटेक के 2 साल और पीएचडी के 3 साल, 3, साढ़े 3, 4 साल जितना भी हो, ये 5 साल 6 साल के अंदर आप अपना जितना चाहे उतना डेवलप कर सकते हैं। वो आपके पास फुल रिसोर्सेस होता है, पैसे की कमी नहीं होती है, टाइम की कमी नहीं होती है, बस आपको एफ़र्ट लगाना पड़ता है। और एफ़र्ट करने के लिए जितना भी यहाँ पे रिसोर्सेस है वो सब रिसोर्सेस अवेलेबल है। बस आप एक बार यहाँ इंटर करना बहुत आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। और उसके जो भी किताबें हैं, कैसा करना है कैसा नहीं, मैंने अभी आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल बता दिया है। एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं, रिज़ल्ट कैसा अनाउंस होता है, रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद आईसीआर का ऑनलाइन काउंसलिंग कैसा होता है, ये भी मैंने बताया है। और आप वैसे प्रिपेयर करिए। और मैं कुछ जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ किताब की लिस्ट देता हूँ, और वो लिस्ट आप फॉलो करिए। और कुछ है तो मैं मेरा जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन से लिंक में देता हूँ, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रहा है। यहाँ आईआर पूसा कैंपस में एक शॉप है, बुक शॉप है, वहाँ से आप ऑनलाइन पोस्टल चार्जेस दे के भी आप किताबें ख़रीद सकते हैं। बस आपको मैं उसका जो बुक शॉप है उसका एड्रेस और उसका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ज़्यादातर फार्म मशीनरी के जो स्टूडेंट है उसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, जो जनरल एग्रीकल्चर सेक्शन से होता है, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आईआरआई टॉपर्स एक जो वेबसाइट्स है ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। और आईआरआई टॉपर्स का एक टेलीग्राम चैनल है, वो विपिन कुमार सर है, वो उनका खुद आईआरआई से स्टूडेंट भी है, वो आईआरआई में अभी साइंटिस्ट है। उनका वो चैनल आप डेली विजिट करो या एक वीकली विजिट करो, आपको जितना पॉलिसी से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, प्रोडक्शन कॉस्ट से जो भी करंट डेटा है वो आपको जनरल एग्रीकल्चर के अंदर का मिल जाएगा। वो 20 क्वेश्चंस आपको वहाँ से कवर अप हो जाएगा। और जो बाकी 180 क्वेश्चंस है, 180 क्वेश्चंस आपको फार्म मशीनरीज का भी आएगा, एग्रीकल्चर प्रोसेस इंजीनियरिंग का भी आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का, मतलब पूरा जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सब डिविजन्स है वो सब डिविजन्स का भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एमटेक 2 साल सिर्फ फार्म मशीनरी में किया तो फार्म मशीनरी का ही सिलेबस आएगा। बट मैं जो भी मेजॉरिटी मुझे ऐसा लगता है कि फार्म मशीनरी का क्वेश्चन, फार्म मशीनरी या प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल का क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो मैं फार्म मशीनरीज के जो किताबें हैं, फार्म मशीनरी और रिन्यूएबल एनर्जी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए जो भी किताब है किताब की लिस्ट में देता हूँ। और फर्स्ट जो किताब है वो आईसीआर का हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आईसीआर पब्लिश किया है, 900 का बुक है। वो पूरा बुक फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज वो कर लीजिए। फिर एससी जैन का फार्म मशीनरी अप्रोच, वो एक किताब अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर ट्रैक्टर मेंटेनेंस एससी जैन का है, वही एक कर लो। फिर सुरेंद्र नाथ जैन का फार्म मशीनरी मैनेजमेंट है, डोनेल हैंड का 4 ऑथर्स। उसके बाद जगदीश्वर शाह हैं, वो एक किताब बहुत अच्छा है, वो भी पढ़ लीजिए। फिर सीआर मेहता का ट्रैक्टर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स, वो एक अच्छा है। फिर 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर आपको मिलता है, जैसा कि एसआरएफ ने नेट एग्ज़ाम हो, एआरएस एग्ज़ाम हो, वो 10 क्वेश्चंस पेपर अगर आपने सॉल्व किया तो भी अच्छा हो जाएगा। और क्वेश्चन बैंक के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि सब लोग बोलते हैं प्रीतम चंदा और रावत निखाड़े वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे, उससे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से जो भी है डेटा मिल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि वो 2 किताबें सफिशिएंट है। तो मैं और मेरा दोस्त, मेरी दापोली की दोस्त, हम दोनों 3-4 लोगों ने एक बहुत अच्छे सा किताब बनाया है। उसका नाम है फार्म पावर एंड इक्विपमेंट एआरएस मैनुअल। वो नेक्स्ट वीक में पब्लिश हो जाएगा। वो जैन ब्रदर्स पब्लिशर्स ने पब्लिश करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में जब पब्लिश होगा तो वो आप वो खरीद सकते हैं। वो बुक
आपको एआरएस के लिए भी कामयाब हासिल करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और फिर आपको अगर जो एसआरएफ एग्ज़ाम है, और फिर अगर आप उसके बाद चाहते हैं आईएफएस के लिए जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल है, उसके अंदर जो पेपर सेकंड्स है उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा वो किताब। और मैं आपको एक शॉर्टकट समरी बताना चाहता हूँ। आप ज़्यादा डेडिकेटेड रहे, किताबें का लिस्ट मैंने अभी बताया, आप पॉज करके वो किताब का लिस्ट देखिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में किताब का लिस्ट भी दे दूँगा, आप वो देखिए। एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपेयर रहिए, और जो भी है एग्ज़ाम पैटर्न्स समझ लीजिए, एग्ज़ाम क्वेश्चंस पैटर्न एनालिसिस देखो कैसा है कैसा नहीं है। फिर एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया है, एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा आईआरआई दिल्ली में ही करो, और आईआरआई में एडमिशन लेते हैं तो आपको सीआईई भोपाल भी आपको एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली अप्रोच करो। दिल्ली में अप्रोच करते हो तो आपको अदर एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा मिलता है। और मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट हो सके, ये जितने भी ये व्यूअर्स लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं उनको सभी इतना ही बताना चाहता हूँ, एक बार आइए, आईआरआई को देख लीजिए, और आईआरआई आपको कभी निराश नहीं करेगा। मुझे आपको मिलने का ज़रिया दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू मिल गया है, और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत धन्यवाद हूँ। इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ जुड़े। थैंक यू टीम दिल्ली नॉलेज ट्रैक।